सेवा जवाहर आप सभी को। आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज पुनः आप सभी के समक्ष फेसबुक लाइव के माध्यम से उपस्थित हूँ और ये मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हम कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार मैं आए दिन कुछ ना कुछ बेसिक और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत जो मुद्दे होते हैं, इन पर चर्चा करने के लिए मैं आता हूं, उसी प्रकार आज पुनः आप सभी के समक्ष मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करेंगे अभी वर्तमान में जो शिक्षा का जो प्रारूप है, इस कोविड-19 के चलते हुए किस प्रकार बदला है और जो बदल रहा है, और इसमें क्या क्या हमारे भारत देश के जो स्टूडेंट हैं, जो भावी राष्ट्र निर्माता हैं, इन लोगों को कौन कौन सी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। इन ज्वलंत मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और उनका किस प्रकार समाधान किया जाए, इस पर भी हम बातें करेंगे। कुछ बातें आप लोग हमें बताएंगे, कुछ हम लोग बताएंगे। इस प्रकार हम ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इन पर चर्चा करेंगे ताकि ये जानकारी लोगों तक जाए और वो लोग भी इसे सुनकर, इसे समझकर आगे कुछ ऐसी प्रेरणा लें, ताकि आसपास के जो बच्चे हैं, जो शिक्षा अर्जित कर रहे होंगे, चाहे किसी भी स्तर की शिक्षा हो, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे मिडिल लेवल का एजुकेशन हो, चाहे हाई या हायर सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन हो, चाहे आफ्टर 12th या अपन बात करते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो। अब हम प्रमुख रूप से बात करते हैं जो स्पेशली जो कक्षा 12वीं के बाद जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उनके लिए क्या सरकारें क्या कर रही है और स्टूडेंट क्या कर रहे हैं इस कोविड-19 के चलते हुए। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देना चाहूँगा कि वर्तमान में सरकार का तो कोई रोल नहीं है एजुकेशन में। हाँ, लेकिन स्टूडेंट कुछ प्रयास कर रहे हैं और जो शिक्षक हैं वो लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देते हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे कोचिंग संस्थान हो। इनके माध्यम से जो हमारे भारत देश के जो राष्ट्र निर्माता हैं, इनको तैयार करने में, इनको विकसित करने में ये शिक्षक लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और मैं ऐसे शिक्षकों को सैल्यूट करता हूँ और सेवा जोहार करता हूँ और इनके बुलंद हौसलों को सलाम करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कोविड-19 के चलते हुए चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, अभी तक के जो स्पष्ट जो रवैया है या स्पष्ट जो निर्देश है शिक्षण संस्थान को ओपन करने के लिए नहीं दिया है। तो इसका जो घातक परिणाम है, ये हमारी जो भावी पीढ़ी, जो राष्ट्र निर्माता होते हैं, इन लोगों को भुगतना पड़ सकता है। आज हमने देखा कि इस कोविड-19 के चलते हुए भारत देश में कई जो प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट हैं, इनका तो लगभग पढ़ाई से नाता पूरी तरह से टूट चुका है। ये लोग पढ़ाई से कोसों दूर हो चुके हैं और कई सारे जो है कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से एजुकेशन ले, पढ़ाई को जोड़ के रखें। परंतु हम भारत देश के लोग हैं। आज भी भारत देश गाँव में बसता है, जहाँ पर लाइट नहीं होती, नेटवर्क की समस्या होती है। हमारे भारत देश में गरीबी है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति इस डिजिटल एजुकेशन का फ़ायदा नहीं ले सकता है। यदि सामने वाला देना भी चाहे, लेकिन सामने वाले के पास संसाधन की अगर कमी हो तो फिर वो पूरी तरह से वंचित हो जाएगा। तो मेरा जो स्टूडेंट से निवेदन है और जो पालक लोगों से निवेदन है कि इस कोविड-19 के चलते हुए हम अपने बच्चों के किस प्रकार अच्छे मार्गदर्शक बने, किस प्रकार एक अच्छे शिक्षक की भूमिका निभाएं
हम अपने आप को साबित कर सकते हैं, क्योंकि इस कोविड-19 के चलते हुए हम अपने बच्चों को स्कूल तो अभी नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि सरकार का जो निर्देश है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसका जो निर्देश है कि अभी स्कूल और जितने जो शिक्षण संस्थान हैं इनको खोले नहीं जाएंगे। आंशिक रूप से खोले भी जाएंगे, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो कई सारे जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं वो लोग हमको बताते हैं कि सर स्कूल आंशिक रूप से ओपन खुला ज़रूर है, लेकिन वहाँ के जो शिक्षक है ये बताते हैं कि आप लोग सभी लोग फ़ोन करके डाउट्स पूछ लेना। तो क्या होता है कि हर चीज़, हर समस्या का समाधान ये डिजिटल रूप से होने लगे तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर स्कूल कॉलेज और जो जो क्लासरूम स्टडी होती है उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो मेरा ये उद्देश्य है कि सरकार ने परमिशन ज़रूर दिया है आंशिक रूप से, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आके उस सरकार को देखना चाहिए कि क्या हम लोगों ने आंशिक रूप से जो शिक्षण संस्थान, यदि बात करें 9वीं से लेके 9वीं से ऊपर वाले जितने भी जो क्लासेस हैं इनको हम लोगों ने आंशिक रूप से खोलने के लिए परमिशन दिया है, लेकिन क्या ये ज़मीनी स्तर पर ये लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या है कि दिखना अलग चीज़ होता है, पेपरों में दिखना अलग होता है, और जो ज़मीनी स्तर में जो समस्याएं होती वो अलग होती हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर की समस्याएं कभी दिखाई नहीं देती लोगों को, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो, किसी को भी दिखाई नहीं देती। सब कागज़ों में ही हो जाता है सब कुछ। किसी एक दो व्यक्ति ने बोल दिया कि वहाँ कोई समस्या नहीं है तो सब लोग उसी को मान लेते हैं। तो जो पालक लोग हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, इसके लिए आवाज़ उठाएं। आज यदि हम बात करते हैं, आज हम मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, लेकिन ये पूरे भारत देश की समस्या है, परंतु हम मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर इसलिए सवाल कर रहे हैं, इसलिए आज ये मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए विचार कर रहे हैं, इसलिए बहस कर रहे हैं और ये सवाल करने में भागीदारी इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है। आज यदि हम बात करें, आप पूरा मार्केट घूम सकते हैं। हम जैसे बात कर रहे हैं, हम बैतूल ज़िले के हैं, तो हम बैतूल ज़िले में ही देखते हैं, हमसे बहुत सारे जो लोग हैं, अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि लोग जुड़े हैं, प्रशासनिक अधिकारी जुड़े हैं और समाज सेवी लोग जुड़े हैं, पत्रकार बंधु लोग जुड़े हैं। मैं इन सबसे सवाल करता हूं कि आप ये जो भारत देश के जो राष्ट्र निर्माता हैं, जो स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, आप कभी सुबह सुबह पुलिस ग्राउंड जाके देखिए, इतनी भीड़ बता नहीं सकते, वो भी बिना मास्क। मार्केट घूम के देखिए, अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है, ना कोई सोशल डिस्टेंस, ना कोई मास्क, ना कोई सैनिटाइज़र, ना सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंस बोलना चाहिए। और भीड़ भाड़ की बात हो रही, कोविड-19 ये कहता है कि भीड़ भाड़ नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप मार्केट में जाके देखिए, क्या इन लोगों को कोरोना नहीं होगा? क्या हमारे भारत देश में जो कोरोना आया है, क्या जो राष्ट्र निर्माता हैं, जो स्टूडेंट है, क्या इन पर ही अटैक करेगा वो? क्या इनके ऊपर ही आक्रमण करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल तो है, लेकिन हम भारत देश के यदि नागरिक हैं तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे हक अधिकारों को हम संवैधानिक रूप से लोगों के सामने रखें, शासन प्रशासन के समक्ष रखें। यदि आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे तो आप पालकों का सहयोग करें। भारत देश में डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन इतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश में कोरोना से पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन इमरजेंसी समस्याओं को निजात पाने का ये उपाय ज़रूर है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार मार्केट में इतनी भीड़ भाड़ चल रही है, ना किसी प्रकार का कोई पालन हो रहा है कोरोना गाइडलाइन का, तो क्या ये जो बच्चे हैं, यदि आप सभी लोग सहमति देते हो अपने बच्चों को, या आप खुद समझदार हो, यदि आपका बच्चा
कोई प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए, अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहता है, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, या कृषि के क्षेत्र में, या और भी हमारे भारत देश में जो मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु अन्य राज्य भी जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं इनको जो कंडक्ट करती हैं, तो अगर मान लो अभी वर्तमान में कोई पोस्ट निकल जाए, कोई वैकेंसी निकल जाए, यदि शिक्षण संस्थान ओपन नहीं है तो फिर वो बच्चा तैयारी कैसे करेगा। आप सोच रहे होंगे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो डाले होंगे, बहुत सारे, ऐसा नहीं है। क्लासरूम होता है, टीचर होते हैं। तो आप सोचो कि यदि अचानक कोई वैकेंसी निकल जाए, यदि आपका बच्चा कुछ करना चाहता है, कुछ तैयारी करना चाहता है, तो कहाँ से तैयारी करेगा। ये शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पालकों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए हम कितने सक्रिय हैं, कितने सजग हैं। लेकिन विडंबना इसी बात की है कि कई सारे पालक, कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि टीचर लोग कब ओपन करेंगे कोचिंग संस्थान। तो मेरा ये निवेदन है, मैं आज भी सुबह कुछ स्टूडेंट आए थे हमारे घर पे, तो मैंने उनको कहा कि आप सभी लोग अपने सोशल साइट में, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, उस पर आवाज़ उठाएं। क्योंकि हम सोशल मीडिया चलाते ज़रूर हैं लेकिन उसका सही उपयोग नहीं करते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम ज्वलंत मुद्दों पर जब तक चर्चा नहीं करेंगे, ज्वलंत मुद्दों को हम नहीं उठाएंगे सोशल मीडिया में, तब तक कोई देखने वाला नहीं है। हर कोई न्यूज़ समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में, जो न्यूज़ चैनल होते हैं उनमें नहीं आने वाले। हमारी जो समस्याएं वो दिखाने वाले नहीं है। तो जो सोशल मीडिया है, मैं जितने जो स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग सभी लोग अपने अपने स्तर से कोशिश करें, एक मुहिम चलाएं कि क्या सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए शिक्षण संस्थानों को ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम क्लासेस को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसा मुहिम चलाएं। प्रत्येक जो हमारे जो मित्र हैं जो सोशल मीडिया में मुझे देख रहे हैं, मैंने हमेशा बोला हूं, दर्शक ना बने, कभी लीडरशिप करें। लीडरशिप कैसे करें, हम अपने घर परिवार का, अपने क्षेत्र का, प्रदेश का कैसे लीडरशिप करें, कैसे नेतृत्व करें, हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करें, ये ज्वलंत मुद्दे हैं, इन पे हमें सोचने की आवश्यकता है। यदि हम सोचेंगे तो निश्चित तौर से आपसे प्रेरित होकर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, वो लोग भी ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे जो साथी लोग हैं मुझको देखते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि देखने से काम होने वाला नहीं है। भविष्य यदि आपको बनाना है, आपके बच्चों का भविष्य बनाना है, तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें सहयोग करने की आवश्यकता है। यदि आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो सरकार, तो मालूम है, एक तो कोविड-19 के दौर में लगभग हमारे भारत देश में 10 करोड़ लोगों का मतलब जो रोजगार है ना वो छीना गया, बेरोजगार हो गए। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास रोजगार का कोई धंधा है, आई नहीं, सोर्स ही नहीं है। और कोविड-19 के दौर में 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, जिनके पास नौकरियां थी वो भी चली गई। अब ये ज्वलंत मुद्दा है कि ये हमारे भारत देश में ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोगों को चाह रहे हैं, सरकार कहती है कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, क्लीन इंडिया बनाएंगे, मेक इन इंडिया बेस्ट, मतलब अपने भारत देश को सबसे हटके बनाएंगे, लेकिन कैसे होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। और भारत देश के प्रत्येक युवा ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे बात करनी चाहिए। नहीं तो आज देख रहे हैं, आप चंबल संभाग में चले जाओ, चंबल नहीं समझता है तो ग्वालियर क्षेत्र में चले जाओ, और मध्य प्रदेश का विभिन्न क्षेत्र जहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए जो उपचुनाव हो रहे हैं, आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। क्या उनको कोरोना नहीं होगा? क्या कोई स्कूल कोचिंग में जो बच्चे
पूरे बच्चे लोग इतने अच्छे रहते हैं कि साफ सुथरे रहते हैं, सब चीज़ उनको पता है क्योंकि वो स्टूडेंट है और इस भारत देश के राष्ट्र निर्माता है। उनसे बेस्ट तो कोई दूसरा व्यक्ति फॉलो नहीं कर सकता है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे इतना मालूम है कि बच्चों से बेस्ट कोई दूसरा व्यक्ति इतना सावधानी बरत नहीं सकता। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ हमारे भारत देश की केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार इस प्रकार भेदभाव और बच्चों के भविष्य से इतना खिलवाड़ क्यों कर रही है, ये सोचने का सवाल है। और हम लोग भी जागरूक नहीं है, हम पालक लोग भी जागरूक नहीं है, तो सरकार क्या करेगी? वो तो चाह ही रही है ऐसा। आज अभी देखिए कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी हाल ही कुछ दिनों में, या मध्य प्रदेश जो प्रोफेशनल बोर्ड, व्यापम जिसको अपन बोल सकते हैं, पुराना नाम व्यापम ही है, वो फर्जीवाड़ा हुआ था, उसके चक्कर में उसका मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड पीईबी नाम रख दिया है शॉर्ट में, लेकिन वो व्यापम ही है। तो फिर से 4000 की लगभग कितनी तो सीटें पुलिस विभाग में इसकी भर्ती निकली है। लेकिन सवाल ये है कि भर्ती तो निकल गई, लेकिन जो बच्चे लोग हैं, चलो थोड़ा फिजिकल वर्क हो गया, वो तो चले जाएंगे, ग्राउंड कर लेंगे, लेकिन जो मानसिक रूप से हैं वो कैसे करेंगे? मानसिक रूप से जो अपने जो पढ़ाई है कैसे करेंगे? जब तक वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जब तक उनके गुरु लोग उनको मार्गदर्शन नहीं देंगे, तब तक उनका भविष्य बनेगा कैसे? तो चुनाव के माहौल में उनको लॉलीपॉप दिया गया है और एग्ज़ाम भी शायद मार्च में होने वाले हैं। अभी क्यों नहीं करा सकते एग्ज़ाम, जब चुनाव करा सकते? तो इसीलिए आप पालक लोग हैं ना, सुसुप्तावस्था में ना जाएं, उठो जागो, और तब तक चलो जब तक आपके हक अधिकार आपको ना मिले। तो ये आपसे सवाल मैं आज कर रहा हूँ कि क्या आप लोग अपने बच्चों के लिए जागरूक नहीं हो रहे हैं? क्या आपके बच्चों का साल खराब हो रहा है? कई सारे बच्चे हैं कि पालक लोग सोचते होंगे कोरोना है, कहीं कुछ नहीं है। इस भारत देश में कोरोना के नाम से भ्रष्टाचारी चल रहा है, लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। ये मैं साफ सुथरी बात कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा तो कई बीमारियां, जो दूसरी बीमारी से लोग मर रहे हैं, रोज़ एक्सीडेंट से हज़ारों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, टीबी से मर रहे हैं, टीबी बीमारी, ठीक है ना, टाइफाइड से मर रहे हैं, मलेरिया से मर रहे हैं, ऐसे कई बीमारियां, इससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। कोरोना से कहाँ मर रहे लोग? कोरोना तो नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार है, ये तो पहले भी होती थी। तो इसके आड़ में सरकार ने एक, क्या बोलना चाहिए, कि पैसे कमाने का एक जरिया ढूंढ लिया है। और ये सब क्या हो रहा है? ये एक साजिश है ये। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस कोविड-19 के दौर में आप अपने बच्चों के लिए कोशिश करें कि आपके बच्चों का भविष्य किस प्रकार उज्जवल हो। हम अपने बच्चे जो हैं उनको किस प्रकार मदद करें कि वो उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो। हमें सोशल मीडिया का उपयोग किस तरह करना है ये भी सोचना है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे काम करते हैं तो कुछ नहीं है, वहाँ एक ऑप्शन आता है, शेयर ऑप्शन, शेयर कर सकते हो। मैंने हमेशा बोलता हूँ, कई सारी बातें, हमारी बातें बुरी भी लग सकती, क्योंकि जो करेला जो होता है ना, वो कड़वा जरूर होता है लेकिन सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं देखो। विदेशों में इस कोविड-19 के दौर में भी बहुत सारे जो स्कूल, कोचिंग संस्थान, जितने जो शिक्षण संस्थान हैं, सब ओपन हो चुके हैं कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करवाते हुए। तो क्या हमारे भारत देश में नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन हम लोग जागरूक स्टूडेंट, जागरूक युवा और जागरूक पालक और जागरूक जनता बनेंगे तब। नहीं तो क्या होता है, आज देखिए, आज एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। कभी कोरोना से सबसे ज़्यादा कौन डरता है? जो शहर में रह रहे हैं वो लोग। गांव में लोग टीवी नहीं देखते हैं। जो बेचारे किसान जो लोग हैं, वो लोग इतना समय नहीं रहता कि वो टीवी देखें।
वो सही कर रहे हैं, क्योंकि टीवी में सिर्फ कोरोना के बारे में बताया जा रहा है और बॉलीवुड के बारे में बताया जा रहा है, और थोड़ी बहुत बचे कुछ ही कसर है तो वो चुनाव के बारे में बताया जा रहा है। तो गांव के लोगों को कोरोना इसलिए भी नहीं होता क्योंकि वो लोग टीवी नहीं देखते हैं, और टीवी में काय की न्यूज़ चलाते हैं कोरोना की। तो जो लोग उसके बारे में सुनेंगे देखेंगे तो उन लोगों को डर लगेगा, क्योंकि ये कुछ है, कोरोना से इतने मरे, इतने लोगों को संक्रमण हुआ है, लेकिन गांव के लोग देखते ही नहीं, तो उनके मन में किसी प्रकार का डर ही नहीं है। सीधे खाते पीते खेत में जाते हैं, वहाँ से सीधे घर आते हैं, कहीं घूमना ना कहीं कुछ करना। लेकिन शहर वालों को ही कोरोना हो रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सोचने वाला है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हमें सोचना चाहिए कि इस कोविड-19 के दौर में हम हमारे बच्चों के लिए कितना बेहतरीन ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की कोशिश करें, ताकि वो शिक्षित होकर वो अपने घर परिवार समाज और क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। लेकिन यदि आप देख सकते हो, मार्च से बंद है, 15 मार्च से सभी शिक्षण संस्थान बंद है। तो कई सारे लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। कुछ समय तक, जैसे अपन मोबाइल को बार बार देखेंगे, बहुत लंबे समय तक देखेंगे, तो आंखें दर्द करने लगती हैं, साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं, सिर दर्द होने लगता है। तो क्लासरूम होता है, जैसे मेरे पीछे बोर्ड है, हम लोग यहाँ से ऑनलाइन चलाते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक बच्चों को नहीं पढ़ाते। क्यों? हम समझदार है। अगर हमारे पास डाटा है तो बच्चों के पास थोड़ी ना डाटा होगा इतना। ऑनलाइन एजुकेशन में हम लंबी चौड़ी लेक्चर नहीं ले सकते हैं। जो मुद्दे होते हैं उन्हीं पे बात करना रहता है, क्योंकि उन पे भी दया करनी पड़ती है ना, क्योंकि हमारे पास अगर डाटा है तो क्या वो तो बेचारे कैसे कैसे डाटा डलाते होंगे। तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक मुद्दे पे बात करते हैं। लेकिन वही तो है, हमें इस कोविड-19 के दौर में हमें सभी पालकों को, सभी युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए, सरकार के समक्ष ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे बात करनी चाहिए, ताकि हमारे जो राष्ट्र निर्माता हो, चाहे वो विभिन्न क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, नर्सिंग क्षेत्र हो, चाहे और भी जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, इनकी जो तैयारी कर रहे हैं, ये लोगों के लिए हम लोगों ने यदि प्रयास नहीं किया तो इनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया चलाते हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे बात करें। नहीं तो 2020 ख़त्म होने में लगभग 2 ही महीने हैं। तब देख सकते हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 10 महीने, 10 महीने से लोगों का भविष्य खराब हो रहा है, हो ही जाएगा। फिर अगर मान लो अभी जैसे 12th वाले बच्चे हैं, उनका यदि मान लो एग्ज़ाम होता है, अब वो क्या लिखेंगे वहाँ। 10th वालों का एग्ज़ाम होता है तो क्या लिखेंगे, फॉर्म तो भराने लग गए उनसे। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल जो है वो 10वीं और 12वीं वाले बच्चों के फॉर्म भराने लग गए बोर्ड एग्ज़ाम के। पर सवाल यही तो है कि इस कोविड-19 में उन्होंने ना ही कोई क्लास लगाए, वो पता नहीं कौन कौन से वीडियो सेंड करते, मैंने देखा हूँ, वो भी टीचर हो के नहीं, पता नहीं कहीं यूट्यूब से डाउनलोड करके उसको एडिट करके भेजते हैं। भाई, जो टीचर से बच्चे पढ़ते हैं उस टीचर का वीडियो बनाओ ना यार। जब आप बोल ही रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, तो जो शिक्षक साथी लोगों काय के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं रेडीमेड वीडियो बना के डाल रहे हैं, ये तो गलत बात है। और वही वीडियो को 2-4 दिन तक सेंड करते हैं व्हाट्सएप में वो लोग, ये भी बड़ी विडंबना की बात है। और किसी से पूछो तो बोलते हैं यही वीडियो आता है यार हमारे पास, तो यही सेंड कर देते हैं। भाई, जब इतनी बड़ी गवर्नमेंट है तो उनको वीसी के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कई सारे ऐप बना लिए, तो क्या बच्चों के लिए नहीं बना सकते? भाई, टीचर यदि नौकरी कर रहा है, उसी नाम से पैसा खा रहा है या मिल रहा है उसको, तो क्या वो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड में नहीं पढ़ा सकता है? एक स्टैंड ही तो लगाना है सामने और उसका बढ़िया प्रसारण हो जाएगा। सरकार
इस बात पे भी तो निर्णय ले रही है ना, इसमें भी सहमत नहीं है। और पालकों को लग रहा है कि ऑनलाइन पढ़ रहे बच्चे, क्या पढ़ रहे हैं? अरे हमको मालूम है क्या पढ़ रहे हैं। अरे आप लोगों ने अपने बच्चों को, मतलब आपके बच्चे जरूर होंगे, लेकिन एक शिक्षक जानता है कि आपके बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं। तो यही तो सवाल है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी युवा पीढ़ी, जो भी पढ़ने लिखने वाले हैं और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए ऐसा कदम उठाएं जो जनहित के लिए, समाज हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए हो। अभी समय है, क्योंकि पूरी दुनिया में हर चीज़ ओपन हो गई। और दुनिया की छोड़ो यार, हमारे भारत की बात करते हैं अपन, दूसरे देशों की तुलना क्यों करें? हम हमारे भारत देश की बात कर रहे हैं। इस भारत देश में सबसे पहले दारू की दुकान खुली, उसके बाद सब चीज़ें ओपन होने लग गई और सब ओपन हो गया। बस एजुकेशन के सेक्टर को छोड़ के सब चीज़ें ओपन हो गए। और स्टूडेंट भी है, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो लोग भी पहल नहीं कर रहे हैं। क्या भाई, आप लोग भी कुछ मुद्दा उठाइए, शासन प्रशासन के समक्ष बात रखिए कि सर हमारे बच्चों का भविष्य या हमारा भविष्य खराब हो रहे हैं। यदि बच्चा है, तैयारी कर रहा है, तो वो भी रखे। सोशल मीडिया बाय कलेक्टर महोदय को, डीएम महोदय को ज्ञापन दे, हम सोशल डिस्टेंस के माध्यम से हम पढ़ना चाहते हैं। पालक लोग भी ये जिम्मेदारी उठाएं, नहीं तो आने वाला समय और गंभीर होगा। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा कि इस कोविड-19 के चलते हुए, देखो भारत देश में क्या है, भारत देश में जब 1-2 केस थे कोरोना के, तो पूरे भारत ही बंद हो गया था, पूरे एग्जाम कैंसिल हो गए। मध्य प्रदेश में तो 10वीं के कौन से शायद 1 पेपर था, 12th के 2 पेपर थे, और बाकी नीट का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आईआईटी का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया। अब ये बताइए कि सरकार ने जब बोला था कि जब तक कोविड-19 के केस कम नहीं होंगे तब तक कोई भी दूसरे कार्य नहीं होंगे। तो अब मैं बताता हूँ क्या नहीं होंगे और क्या हुए हैं। सरकार ने पहले ही बोल दिया था कि अब केवल कोरोना वैक्सीन की बात होगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कोरोना से कैसे बचें, क्या क्या करना चाहिए। कहीं कोई प्रयास नहीं किया गया सरकार से, बल्कि कोरोना फैलाने में सरकार का ही सबसे बड़ा रोल है। आज देखिए पूरे डॉक्टर लोग जो चिकित्सा के क्षेत्र में, जो कोरोना वॉरियर्स की तरह, मैं भी हूँ उसमें, मैं भी हूँ कोरोना वॉरियर्स। हम लोगों ने इतना मेहनत किया, हमारी पूरे मेडिकल का क्षेत्र, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे पुलिस विभाग हो, नगर पालिका हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, इन्होंने इतना प्रयास किया। अब देखिए कुछ दिन से, 2-4 दिन से देखिए चंबल संभाग में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है, तो लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो पूरे जो डॉक्टर लोग मेहनत किए थे, पुलिस भाई लोग मेहनत किए थे, सब उनकी मेहनत पूरा पानी फिरने वाला है। अब ये बताओ, ये लोग जब सरकार बना लेंगे तो फिर से ज्ञान देने लगेंगे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क लगाओ। अभी जाके देखो जरा, वीडियोस में देखो, कई नेता लोग तो मास्क से कोई लेना देना ही नहीं रखते हैं, पब्लिक को भी कोई लेना देना ही नहीं है। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब सरकार ने बोला था कि कोरोना के केस कम नहीं होंगे तब तक कोई कार्य नहीं होंगे, लेकिन हमने देखा कि पूरे काम हो रहे हैं। बस आम जनता, जो गरीब जनता है, इनके काम को रोक दिया गया। बाकी दूसरे जो लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो शासन हो चाहे प्रशासन हो, इनके काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो क्या भारत देश में हर नियम क्या गरीब जनता के लिए बनते हैं? गरीब जो गांव में जो निवास करते हैं बेचारे लोग, एक मतलब सुबह शाम की जो बोलते हैं ना कि रोटी सुबह शाम का चूल्हा कैसे जले, खाना कैसे मिले, इसके लिए वो लोग मेहनत करते हैं। 100-150 रुपये पर डे मजदूरी करते हैं, तब कमाते हैं। तो इन लोगों ने कोविड-19 के दौर में सब कुछ बंद करवा दिया, बेचारे भूखे मर गए लोग, किसी ने मदद नहीं किया। कितनी बड़ी बात है। एक राजनीतिक लोगों ने मदद नहीं किया, केवल समाज सेवी संगठनों ने काम किया।
तो यही तो विडंबना है भारत देश में। जब सरकार ऐसा बोलती है कि कोरोना के केस कम नहीं होंगे तब तक कोई भी काम नहीं होंगे, लेकिन हमारे भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई ऐसे जो अधिकार थे जो गरीबों के लिए बनाए गए थे उन पर कैंची चलाए सरकार के माध्यम से, सरकार के निर्देश से। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि यार पूरे नियम गरीबों के लिए बनते हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल है। देखो, कोई भी जो राजनीति में जुड़े हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको क्या ये समस्याएं दिखाई नहीं देती क्या? क्या ऐसी समस्याओं से आप अवगत नहीं है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन विडंबना यही तो है कि आज हमने जिन जिन जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने सोचा कि ये हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे, संसद में अपनी बात रखेंगे, विधानसभा में अपनी बात रखेंगे, राज्यसभा में अपनी बात रखेंगे, लेकिन विडंबना इस बात की है कि ये लोग अगले 5 वर्ष के लिए सीट के जुगाड़मेंट में लगे हैं। हम लोगों ने जिन जिन लोगों को भेजा वो सब लोग गूंगा बन के बैठे हैं वहाँ पर। उधर से उनके मालिक ने बोला हाँ ये करना है, तो वो भी हाँ यही करना है। उसने गलत बोला तो इसने भी होगा गलत। तो क्या होता है, ये लोग वहाँ जाके मानसिक गुलाम हो जाते हैं, कभी भी किसी चीज़ का विरोध नहीं करते हैं। इनको मूलभूत समस्याओं पे बोलना चाहिए कि आज इतने सारे सांसद है, इतने सारे विधायक है देश में, कोई शिक्षा मंत्री है, कोई चिकित्सा मंत्री है, लेकिन ना शिक्षा मंत्री के मुख से निकला, ना चिकित्सा मंत्री से निकला, ना कोई गृह मंत्री से निकला, ना प्रधानमंत्री से निकला, ना क्या बोलना चाहिए राष्ट्रपति से निकला, ना राज्यपाल से निकला। कितनी विडंबना की बात है कि इन लोगों ने इतने सारे अच्छे अच्छे संवैधानिक पद है, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने बात नहीं किया। इसका नुकसान क्या है? उनको नुकसान नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे तो बड़े बड़े धनाढ्य और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। इसमें नुकसान किसका है? आम जनता, गरीब जनता का नुकसान है। आज बहुत सारे ऐसे स्कूल संस्थान हैं जहां पर कुछ गाइडलाइन के माध्यम से आंशिक रूप से क्लासेस संचालित हो रही, लेकिन वो भी उसमें मज़ा नहीं आ रहा है लोगों को। ऐसे बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे पे लोगों को चर्चा करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं राजा भाई तुम बात रखो सोशल मीडिया के माध्यम से। भाई हम तो रखेंगे ही, हमको क्या है? हमको तो एक बीमारी है अच्छा काम करने की। हम हमेशा जमीनी स्तर से काम करते हैं, हवाई के लिए नहीं बनाते हैं। हमारे पैर पहले भी ज़मीन में थे, आज भी ज़मीन में है और आगे भी ज़मीन में रहेंगे, क्योंकि हम लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं। तो हम हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उसकी समस्याओं को जानते हैं। हर हमारे स्तर से हम प्रयास करते हैं कि किस प्रकार उसको शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाए और शासन प्रशासन किस प्रकार उसका निराकरण करे। कई बार तो हमने शासन को भी कई लिखित में दिया है, कई बार प्रशासन को भी दिए। हाँ, रही बात यह है कि उसको ज़मीनी स्तर पर अमल नहीं किया गया, ये उनकी गलती है। बाकी हमने प्रयास किया है, हमने पूरा प्रयास किया। लगातार मैं 1-2 दिन बाद सोशल मीडिया में आता हूँ तो ऐसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता हूँ। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें कोशिश करना चाहिए, सभी हमारे युवा साथी जो मुझको देख रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे ज्वलंत मुद्दों को अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो ये जो ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं इनको शेयर कर ले ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे। क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहावत भी है ना, अकेले हम बूंद है, अकेले हम बूंद है, मिल जाए तो सागर है। सही, अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब है। अकेले हम कागज है,
मिल जाए तो किताब है, अकेले हम अल्फाज हैं और मिल जाए तो जवाब है, मिल जाए तो जवाब है। लेकिन मिलेंगे कैसे? ये 5 मुट्ठी, ये जो 5 उंगलियां हैं ना, जब तक ये बंधेगी नहीं तब तक यूनिटी में आएंगे नहीं। और जब तक किसी चीज़ में यूनिटी अगर नहीं होता तो वो कमज़ोर होता है। यदि आपके लिए कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें सहयोग करने की आवश्यकता है। दर्शक ना बने, मैं हमेशा बोलता हूँ, लीडर बने, अच्छे लीडर बने, अच्छा वक्ता बने, अच्छा समाज सेवी बने, अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति बनो, तभी तो मज़ा आएगा। मानवता के लिए आप हर चीज़ त्यागने के लिए तैयार हो, ऐसे व्यक्ति बनो, तब तो मज़ा आएगा। इसलिए मेरे जितने जो सोशल मीडिया के जो मित्र लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप वर्तमान में सरकार के समक्ष, मैं एक दिन पहले भी बोला हूँ, अभी तो वर्तमान में आप जितने जो शिक्षण संस्थान हैं इनको ओपन करने के लिए दबाव बनाएं, अपने अपने स्तर से सरकार के समक्ष बात रखें, प्रशासन के समक्ष बात रखें, बहुत अच्छा लगेगा और उन पे मतलब उन तक संदेश जाएगा। तो यही है, आप अपने स्तर से कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा कोशिश करें, सभी लोग कोशिश करें। यदि वास्तव में आप अपने क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं तो क्षेत्र का जो विकास होता है, हमारे समाज की जो युवा पीढ़ी, जो भावी राष्ट्र निर्माता है, इन्हें आज हमें सपोर्ट करने की आवश्यकता है। प्रत्येक पालक, प्रत्येक स्टूडेंट ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर बात करें, हिंसा से नहीं, आक्रोश से नहीं, हमें विचार करना चाहिए। सरकार को विचार करने पर मतलब अपने को विवश करना है। सरकार के समक्ष विचार करने के लिए हमको ऐसे दबाव बनाना है, प्रश्न करना है, बहस करना है और भागीदारी निभाना है, भागीदारी करना है, तभी तो हमारा क्षेत्र का विकास होगा। हम चाहते तो हैं कि क्षेत्र का विकास हो, समाज का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो। आज कल या परसों में मैंने न्यूज़ में देखा था कि मध्य प्रदेश उपचुनाव में एक मुद्दा नया आ गया है कि सबसे पहले अब जो पार्टियां जो चुनाव कर रही है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कोरोना वैक्सीन को आगे ला दिया। अब ये बताओ, कोरोना वैक्सीन कोई हलवा है क्या? कोई हलवा है? पहले बनाओ फिर बांटने की बात करना। भारत देश के लोगों ने लोगों को कल्पनाओं में बेवकूफ़ बना के जो नेता लोग हैं ना, ये लोग मालूम है अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपनी सीट को मजबूत कर रहे हैं, और जनता हमेशा उल्लू पे उल्लू बनते जा रही है। सवाल ये है, अब बांटने की बात हो रही कोरोना वैक्सीन, तो बना कहाँ है? अरे कोई कढ़ाई वढ़ाई में थोड़ी ना बनता है कि गैस चालू कर दिया और कढ़ाई में फ्राई करके दे दिया सामने वाले को। कोई हलवा थोड़ी ना है कोरोना वैक्सीन। दूसरे देश इतना मेहनत कर रहे हैं और भारत देश क्या कर रहा है? जुमलेबाजी नहीं, बिल्कुल करना नहीं है। और ऐसे जुमलेबाजी में तुम लोग बहना नहीं है, आना नहीं है। बिहार में भी बोला गया है कि यहाँ पे यदि मान लो XYZ पार्टी जीतती है चुनाव तो यहाँ पर कोरोना वैक्सीन फ्री दिया जाएगा। क्या भारत देश में और कोई राज्य नहीं है? क्या भारत देश के जो दूसरे प्रदेश, जो विभिन्न प्रदेश हैं, अलग अलग जो राज्य है, क्या वो भारत देश के लोग नहीं हैं? क्या उनके साथ हम भेदभाव करेंगे? ये केंद्र सरकार को शोभा नहीं देती ऐसे बात करने में। कितनी विडंबना की बात है। ये जुमलेबाजी सरकार करना बंद करें और बेसिक मुद्दों पे बात करें। ये बताओ कोरोना कौन से स्टेज में पहुंचा? मतलब जो है ना, कोरोना के केस अगर कम हो रहे तो किस प्रकार कम हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, भारत देश में टेस्ट ही कम हो रहे तो कोरोना के केस तो कम ही निकलेंगे ना।
अरे मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, मैं तो झूठ थोड़ी ना बोलूँगा, सत्यवादी हूँ बिल्कुल। मेरे को गलत चीज़ बोलना आता नहीं है। टेस्ट ही कम होंगे तो रिजल्ट भी कम ही आएगा ना। क्या है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोग गलत रास्ता अपना के सुपीरियर बनना चाहते हैं कि हमारे भारत देश में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। हम मानते हैं कम हो रहे हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं हो रहे हैं। अब बताओ कि मास्क ही एक उपाय था कोरोना से बचने का, तो यहाँ तो मास्क ही नहीं लगा रहे लोग। अब बताओ कितने सारे लोगों को कोरोना होगा। टेस्ट ही नहीं हो रहा तो पता कैसे चलेगा। ना कोई दवाई बनी, कुछ बना, वैक्सीन बना, कुछ बना, लेकिन सरकारें अपनी सीट, अपनी सरकारें बनाने के लिए ना जाने कितने प्रकार की जुमलेबाजी कर रही हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत देश के जितने भी जो जनप्रतिनिधिगण हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, और हमारे भारत देश के जो राष्ट्र निर्माता, स्टूडेंट, और जो युवा पीढ़ी और जो उनके पालक लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि शिक्षा को, शिक्षण संस्थान को ओपन करने के लिए आप भी अपने स्तर से कोशिश करें, सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष ये बात रखें। तो यही मेरा आप सभी से आज यहाँ पर लाइव आने का प्रमुख उद्देश्य था। और मैं प्रतिदिन जब भी मैं लाइव आता हूँ तो बेसिक मुद्दों पे ही चर्चा करता हूँ। तो आप लोगों ने मुझे इतना सुना और हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर इसको सहयोग प्रदान करिएगा, ताकि हम और बेहतर से बेहतर जानकारी लेकर आपके हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम भारत देश के जो राष्ट्र निर्माता जो स्टूडेंट हैं, इनके लिए हम कितना बेहतर से बेहतर करें, बेहतर से बेहतर कार्य करें, ताकि वो अपना उज्जवल भविष्य बना सकें। तो आप भी हमारे मिशन को सहयोग प्रदान करें और सरकार, शासन और प्रशासन के समक्ष दबाव बनाएं। इस कोविड-19 के चलते हुए हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो, इसलिए हमारे बच्चे पूर्ण रूप से कोविड-19 जो गाइडलाइन है इसका पालन करने के लिए तैयार हैं। अतः आप लोग भी हमारे बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ ना करते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए उज्जवल, अगर भविष्य को बनाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए शिक्षण संस्थानों को परमिशन दे, शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए परमिशन दे, ताकि जितने भी जो शिक्षक साथी लोग हैं एवं जो स्टूडेंट हैं, वो फिर से हमारे भारत देश को विकास की धारा में जोड़ने के लिए तत्पर हो सकें, ऐसे राष्ट्र निर्माताओं को तैयार कर सकें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सेवा जोहार करते हैं कि आप लोगों ने मुझे सुना। धन्यवाद।